ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में ट्रेड करने के बहाने से आई थी और धीरे धीरे इस देश के रिसोर्सेज, वेल्थ और इकोनॉमिक कंट्रोल पर कब्जा कर लिया। ये कहानी है 200 सालों की ब्रिटिश राज की, इंडिया में किए गए सिस्टमैटिक लूट और मास किलिंग की। सोचिए एक देश जो कभी दुनिया में एक अमीर देश हुआ करता था, जिसकी इकोनॉमी 1700s के दौरान दुनिया की लगभग 24 से 27% की थी। फर्टाइल जमीन, स्ट्रॉन्ग इंटरनल ट्रेड, हैंडलूम्स और टेक्सटाइल दुनिया भर में मशहूर और रुपया एक ट्रस्टेड करेंसी था। कल्चर, आर्ट, एजुकेशन और साइंटिफिक नॉलेज अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। और फिर एक फॉरेन पावर ने इंडिया पर नजर डाली और कुछ सालों में पूरे देश को कंट्रोल कर लिया। लोगों पर गुलामी की जंजीर डाल दी गई और उन पर बेहिसाब जुल्म किए गए। आज हम ब्रिटिश के किए गए मेजर क्राइम्स को एक एक करके एक्सपोज करेंगे, जिसमें से सेकंड लास्ट वाला बहुत ही दर्दनाक है। एक्ट नंबर 1, 1770 बंगाल फेमिन। अगर हम 1700s की बात करें, बंगाल एक फर्टाइल और रिच लैंड था। लोग खुश थे, अनाज से भरा था, सब्जियां, चावल, दाल सब कुछ इजीली मिलता था। लोगों की जिंदगियां रिलेटिवली सिक्योर थी, बाजार चल रहे थे, ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के सारे सरप्लस ग्रेन को इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि किसानों के पास अपने लिए खाना भी नहीं बचता। इस पॉलिसी के कारण लोग भूख से मरने लगे, गांव खाली हो गए और शहरों में क्राइसिस फैल गया। एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मरे। ये फेमिन नेचुरल नहीं, पॉलिसी ड्रिवन था। एक्ट नंबर 2, 1800s के दौरान ब्रिटिश ने हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली तोड़ना शुरू किया। इंडिया, जो हैंडलूम्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, उन्हें जानबूझकर खत्म किया गया। किसान और क्राफ्ट्समैन बेरोजगार हुए और ब्रिटिश खुद के कपड़े हमारे बाजारों में बेचकर अमीर होते गए। जमींदारी सिस्टम और हैवी टैक्सेस ने आम किसान को कर्ज के जाल में फंसा लिया। जमीन उनके हाथों में चली गई और आम लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह गए। एक्ट नंबर 3, कोहिनूर डायमंड के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये कहा गया है कि 1849 के लाहौर ट्रीटी के तहत महाराजा दुलीप सिंह ने इसे ब्रिटिश को दिया, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से वो लीगल ओनर है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों ने भी क्लेम किया है कि ये डायमंड असल में इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है। आज तक कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक या म्यूजियम लेबल में ये नहीं लिखा कि कोहिनूर इंडिया का है, बल्कि उनके रिकॉर्ड्स में ये क्वींस क्राउन का ज्वेलरीज का एक पार्ट है। एक्ट नंबर 4, और फिर 1857 में एक रिवॉल्ट शुरू हुआ जिसका नाम था सेपॉय म्यूटिनी, मतलब सिपाही विद्रोह। इंडियंस ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश ने जानते हो कैसे जवाब दिया? उन्होंने बिना ट्रायल के लोगों को मारा, गांव जला दिए गए। एट्रोसिटीज इतनी ब्रूटल थी कि आज भी हिस्टोरियंस उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते। ब्रिटिश ने दिखा दिया पावर के लिए इंसानियत को भी सेक्रीफाइस किया जा सकता है। एक्ट नंबर 5, लेट 1800s में ब्रिटिश ने एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसकी वजह से उन्हें बेहद फायदा हुआ। डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेस को बढ़ाया, कभी रिलीजन के नाम पर तो कभी पॉलिटिक्स के नाम पर। एक ही देश के लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे से दूर किया गया ताकि जब लोग आपस में लड़ें तो ब्रिटिश बिना रुकावट राज कर सके। इससे उनका रूल और भी स्ट्रांग होता गया और हमारी यूनिटी खत्म होने लगी। हमारी ट्रेडिशंस और कल्चर को कुचल कर रख दिया गया और उनके प्रोपोगेंडा से हमारी सोसाइटी वीक होती गई। लेट 1800s और अर्ली 1900s में गरीब इंडियंस को झूठे वादों पर कैरिबियन, फिजी और अफ्रीका भेज दिया गया और वहां उनसे गुलामों जैसा काम करवाया गया। लगभग 100 सालों तक ब्रिटिश ने इंडियन किसानों पर प्रेशर डाला कि वो अपनी मर्जी की फसल नहीं बल्कि ब्रिटिश के फायदे के लिए अफीम, इंडिगो और कॉटन उगाएं। अफीम चाइना को बेची जाती थी, इंडिगो ब्रिटिश कपड़ों के लिए यूज होता था और कॉटन इंग्लैंड की मिल्स के लिए। इस पूरे सिस्टम का प्रॉफिट
ब्रिटिश को मिलता था, जबकि इंडियन किसान गरीबी और भूख में जी रहे थे। 1896 और 1900 के बीच और फिर 1943 में देश के कई हिस्सों में लोग भूख से मर रहे थे। किसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे कमजोर हो रहे थे, लेकिन तब भी ब्रिटिश इंडिया से अनाज को शिप में भर भर कर इंग्लैंड और अपनी आर्मी के लिए भेज रहे थे। ये भूखमरी नेचुरल नहीं थी, ये ब्रिटिश पॉलिसी से पैदा की गई भूख थी। एक्ट नंबर 6, अप्रैल 13, 1919। इंडिया की हिस्ट्री में अब तक की सबसे भयानक मास किलिंग। एक छोटा सा गार्डन जहां लोग सिर्फ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी इन्वॉल्व थे। और फिर अचानक जनरल डायर के ऑर्डर्स के तहत ब्रिटिश ट्रूप्स ने बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर दी। फायरिंग लगभग 10 से 15 मिनट तक चली और उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1650 राउंड्स तक फायर किए, जब तक कि उनकी एम्यूनेशंस खत्म नहीं हो गई। इंडियन रिसोर्सेस और हिस्टोरियंस का मानना है कि 1000 प्लस डेथ्स हुई और 2000 प्लस बुरी तरह इंजर्ड हुए। और जब फायरिंग बंद हुई तो लोग उनकी हेल्प के लिए बाहर भी नहीं निकल सके, क्योंकि कर्फ्यू जैसा सिचुएशन बना दिया गया था, ताकि घायलों का ट्रीटमेंट और भी मुश्किल हो जाए। और इस वजह से कुछ लोग रात तक ही अपनी चोटों से मर गए। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली, जिसमें 25 लाख इंडियंस को कोई चॉइस ना होने की वजह से इकोनॉमिक मजबूरी में वॉर में भेज दिया गया, ठीक वर्ल्ड वॉर 1 की तरह। और देश का पैसा ब्रिटिश की वॉर मशीन्स के लिए यूज होता रहा। जब यूरोप में ब्रिटिश आर्मी को सप्लाई चाहिए थी, तब इंडिया से रॉ मटेरियल्स और फूड डाइवर्ट किए गए। और इसी पीरियड में 1943 का बंगाल फैमिन हुआ, जहां लाखों लोग भूख से मर गए। दोस्तों, ब्रिटिश ने पॉलिटिकल पावर हमेशा अपने हाथों में रखी। न्यूज़पेपर सेंसर किए जाते, लीडर्स जो आवाज उठाते उन्हें जेल भेज दिया जाता, और प्रोटेस्ट को पुलिस फोर्स का यूज कर कर कुचल दिया जाता। एजुकेशन उनके फेवर में था, और डिवाइड एंड रूल का इफेक्ट तो आज भी देखने मिलता है। इन सब चीजों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने मिला। पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, कम्युनल टेंशन और हमारी सोच और एस्पिरेशंस भी कंट्रोल की गई। कई हिस्टोरियंस के एस्टिमेट्स के हिसाब से इन 200 सालों में ब्रिटिश रूल के एट्रोसिटीज और ब्रूटल पॉलिसीज ने लगभग 6 से 7 करोड़ लोगों की जान ले ली। और अब 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक भी अपॉलॉजी नहीं दी, और ना ही उन्हें अपने इन क्राइम्स का कोई भी गिल्ट है।